हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीईटी एमएसटी सीईटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। एंड यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर 11th और 12 दोनों में जो भी पार्ट दिया है उसको मिक्स किया जाए तो ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चीज़ ये है कि इस चैप्टर में से क्या क्या पूछ सकता है। तो चैप्टर में देखा जाए तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और फिर इसी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ और डायपोल के साथ भी हम लोग एनर्जी के साथ भी हम लोग बता सकते हैं। और एक गॉस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो 12th में हम लोग देखते हैं, दैट इज़ व्हाट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर भी बहुत अच्छा सेक्शन यहाँ पे बन के आता है। तो टोटल इतने ही सेक्शन है जहाँ से कि हमको प्रॉब्लम निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट भी बात करेंगे और प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ज के बारे में आता है कि व्हाट इज़ द चार्ज। तो चार्ज, यहाँ पे हम चार्ज की प्रॉपर्टी की अगर देखें तो चार्ज इज़ व्हाट क्वांटाइजेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हम लोग करेंगे। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ पे चार्ज, एवरीवन नोज दैट कि चार्ज इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ पे डिफिशिएंसी होगा तो नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर एक्सेस होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर डिफिशिएंसी हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हो, यानी पॉजिटिव चार्ज की बात करें चाहे नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो चार्ज ऑन द पार्टिकल इज व्हाट, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और किसी भी पार्टिकल पे इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में हमें चार्ज दिखाई देते हैं। सो हमें यहाँ पे एक नया फॉर्मूला निकल के आता है जिसको हम क्वांटाइजेशन रूल भी बोलते हैं, विच इज़ Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। Q मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल, N इज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मीनिंग ऐसा है कि अगर तो हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जिसपे अगर 10 कूलम का चार्ज है और एक हम दूसरा पार्टिकल कांटेक्ट में लेके आते हैं, सपोज करो ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस सिस्टम में अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो इस सिस्टम पे कितना चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है। आफ्टर कांटेक्ट विद दिस चार्ज, मान लो ये A है ये B है, अगर हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस पे 5 कूलम है और इस पे भी कितना है, 5 कूलम हो जाएगा। मीन्स हमने B को लाया, A के साथ कॉन्टेक्ट में किया और फिर दूर रख दिया, तो 5 कूलम इस पे 5 कूलम इस पे। स्टिल ऑन द सिस्टम या ऑफ द सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो क्या है, दिस इज व्हाट 10 कूलम ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम मिलते हैं जो इस पे बेस्ड यहाँ पे हमें मिलते हैं। चार्ज, मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे अगर बात करें तो 3 तरीके के मेथड्स हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और इंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस होता है, यहाँ कंडक्ट हो रहा है, यहाँ फ्रिक्शन में इस वक्त हम रब किए और हम लोग चार्ज क्या हो गया, क्रिएट कर दिए। कंडक्शन के जैसे कि यहाँ पे लाए कांटेक्ट किया। एक चीज़ और यहाँ पे बात करें कि जब हम इसको कांटेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से हमें चार्ज की एक और प्रॉपर्टी समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और अगर ट्रांसफर होकर कहीं पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, इसका मतलब उसका मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस, दैट इज़ अराउंड 10⁻31 के रहता है, तो बहुत कम है लेकिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इंडक्शन का मतलब इंडक्ट कराया और हमारा क्या हो गया, चार्ज अगर क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे बात करें फ्रिक्शन रब के थ्रू बात है, यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, यहाँ कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये छोटी सी बात है अबाउट द चार्ज। तो मैं बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इतनी बातें भी हम याद रखेंगे तो हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। दूसरा यहाँ पे इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, दैट इज़ व्हाट कूलम्ब्स लॉ आता है, विच इज़ सिमिलर टू द ग्रेविटेशन। वी नो दैट स्क्वायर इनवर्स लॉ होता है। अगर दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन पर जो फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2
आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो 1/4 है दिस इज़ नथिंग बट ये कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे एक भी बात याद रखना है कि जो Q1 Q2 है ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। करेक्ट, और यही कुलम्ब्स ने बताया था, दैट्स व्हाट इज नोन एज व्हाट, कुलम्ब्स लॉ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे केवल एप्सिलॉन लिखा है, करेक्ट ना, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, दिस रिलेशन विल बी ट्रू फॉर एनी मीडियम। तो अगर हमने एप्सिलॉन के बारे में जानना चाहा तो एप्सिलॉन इज व्हाट, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है या एयर है, के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ऐसे अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं तो कल के डेट में अगर प्रॉब्लम बोलेगा कि हमने इस सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया है तो कहाँ पे क्या चेंज होगा ये समझ में आएगा। अगर हम यही एयर के लिए बात करेंगे तो फॉर एयर मीडियम अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, के की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये दो बातें, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है फॉर एयर मीडियम दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिलेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज आर फॉर्मूला। तो एक पहला चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ गया, एक ये बात आ गई। ठीक है, और ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एयर मीडियम में अगर हम लोग चलेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻9 होता है। तो मीडियम जब आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूले में बस इतनी सी चेंजेस कर डालेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंट बेस आता है, तो ये इसलिए ये सब कुछ डायरेक्टली हम लोग लिख डालते हैं। फिलहाल भी हम लोगों को वैसे ही काम करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म भी अगर हम याद रखें सो विल बी मोर बेटर, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है तो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है सो नो इश्यू, इसको ऐसे ही रखना है, ये r³ × r वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट, कहीं कि हम लोग उसको यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। सो यूनिट वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, क्योंकि पूरे फॉर्मूले एक्सप्रेशन में कोई और क्वांटिटी नहीं है जो डायरेक्शन बताएगा, ओनली दिस वन जो पोजीशन वेक्टर बताना है। करेक्ट, तो ये आ गया हमारा कुलम्ब्स लॉ। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट अभी प्रॉब्लम का पैटर्न अगर बता दूं, प्रॉब्लम मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम का पैटर्न बता दूं तो एक तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा कि भाई दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो फोर्स बताओ क्या होगा। दूसरा यहाँ पे कैसा है कि अगर तुमसे बोला कि भाई चार्ज का सम ये कुछ दे रखा है और फिर हमको दोनों चार्जेस बताओ, फोर्स इज गिवन, तो एक मतलब ये सिंपल सा प्रॉब्लम इस तरीके हो सकता है। जो इसमें सबसे अच्छा प्रॉब्लम हो सकता है वो इस तरीके का है कि मान लो हमने एक स्क्वायर ले लिया या फिर ट्रायंगल ले लिया, किसी भी शेप का ले लिया, और हर एक कॉर्नर पे यानी वर्टिसेस पे हमने चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चार्ज रखा, चार्ज डायरेक्शन के साथ यानी प्लस माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस चार्ज अगर दो अलग है तो इसका केवल और केवल एक ही मतलब है कि इफ बोथ द चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन देन फोर्स विल बी व्हाट, रिपल्सिव। इफ द चार्ज इज व्हाट, अपोजिट साइन, देन फोर्स विल बी व्हाट, अट्रैक्टिव। इतना ही काम करना है और डायरेक्शन दिखाने आना चाहिए। मीन्स व्हाट, कि अगर सपोज करो कि एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है कि ये अगर प्लस Q है और ये माइनस Q है, सपोज करो एक प्लस Q है एक माइनस Q है, तो फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी व्हाट, लाइक दैट। ये ऐसा रहा, ये F12 बोल सकते हो, ये F21 बोल सकते हो, इस तरीके से। और दूसरा कैसा रहेगा कि सपोज करो अगर दोनों प्लस है या दो माइनस है, तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, मान लो ये Q1 प्लस, मैं एक ही ले लेता हूँ, दोनों प्लस प्लस है, तो ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव है तो ये क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, लेकिन वो डायरेक्शन किस लाइन को ज्वाइन करेगा, जिस लाइन के अलोंग चार्ज रखे गए हैं उसी लाइन के अलोंग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, आइदर इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। आउटवर्ड रहा तो मतलब रिपल्सिव फोर्स है, या फिर रिपल्सिव फोर्स है तो आउटवर्ड रहेगा, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इनवर्ड रहेगा। इन सारे प्रॉब्लम में यही इंपॉर्टेंट है, सारे वर्टिसेस पे चार्जेस रख दिए गए हैं और हमसे किसी एक पे क्या बोलेगा, नेट फोर्स पूछेगा। यही प्रॉब्लम इसी तरीके का हमसे नेट पोटेंशियल पूछ सकता है, हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है। तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज इसमें लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई हो जाता है, थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बनते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम
किस पे बेस्ड रहते हैं? इस पे बेस्ड होते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जो यहाँ पे मतलब कैसा हो जाएगा कि अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर एक चार्ज है और उसके साथ में कई ढेर सारे चार्जेस हैं, करेक्ट ना, लाइक दैट, जैसे यहाँ पे एक चार्ज यहाँ है और इसके साथ कई ढेर सारे चार्जेस हैं, इस तरीके से सब चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो इस पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो ये इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू इस पे जो फोर्स आएगा उन सारों का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज मिलेगा। आगे जाके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी रहेगी, तो वहाँ भी यही काम करना है, वहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल फाइंड करके नेट के लिए वेक्टर सम फाइंड करेंगे। एनर्जी में भी ये फाइंड होगा, बट एनर्जी इज़ व्हाट, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, तो वहाँ पे जो आएगा वो हम क्या करेंगे, स्केलर सम लेंगे या अलजेब्रिक सम ले लेंगे, करेक्ट। सेम पोटेंशियल के लिए भी हम वही काम करेंगे। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अप्लाइंग एवरीवेयर। बस देखना कैसा है तुम्हें कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर सम लेना है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमें क्या करना है, स्केलर सम लेना है, ओके। बाकी इसकी चीज़ें हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। इसके बाद एक आता है टर्म दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और ये एक्चुअली सबसे पहले हम फील्ड ही समझ लेते हैं। तो फील्ड का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये बोर्ड है, सो दिस बोर्ड इज नथिंग बट वन ऑफ द रीजन जहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज रखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आता है, एक्सपेरिमेंट, तो सपोज करो कि ये बोर्ड है और अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज, ये भी प्रैक्टिकली हमको समझ में आता है, और यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया, फिर हम दूसरे चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो फिर वो चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब हमको उसको अंदर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। सो इसका मतलब, और अगर इस बोर्ड के बाहर हम उस चार्ज को घुमाते हैं तो हमें फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता है। मतलब ये जो रीजन है बोर्ड का, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ टाइप ऑफ फील्ड जहाँ पे कि फोर्स, एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो फोर्स एक्सपीरियंस करा जितनी इंटेंसिटी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज F/Q लिख देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू लिखा जाए तो इसको हम लोग 1/4πε, मतलब वही फोर्स की वैल्यू हम अगर अभी जो लिखे हैं वो पुट कर देंगे, तो दैट बिकम्स व्हाट, Q बाई, मान लो इसको Q0 लिखा है, सो QR² हो जाता है, R डिस्टेंस पे अगर चार्ज रखा है। इसको भी मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो वेक्टर फॉर्म में इट इज़ 1/4πε0 Q/R² इंटू वॉट, R³ है। तो दिस इज़ वॉट वेक्टर का फॉर्म है। और दूसरा कि जो ये एप्सिलॉन वाली कहानी मैंने बताई है फोर्स के लिए, वो क्या होगा, इसके लिए भी अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसके लिए भी अप्लाई होगा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे ज़्यादा अच्छा बनता है, बाकी तो फिर डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो लास्ट में मैं बता दूंगा रेडीमेड, जिसको आपको याद रखना है किस केस में किसको यूज़ करना है, दैट विल हेल्प, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें वहाँ डिराइव करने पहुँचेंगे तो नहीं टाइम है इतना। तो फार्मूला हमें याद रखना है, उसमें जो टर्म यूज़ हुए हैं वो हमें याद रखना है, और फिर बाकी सारे काम करने हैं। याद क्या रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अप्लाई करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करना है, वेक्टर सम लेना है, स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें स्केलर सम लेना है, ठीक है। दूसरा, अब अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दो तरीके के हम लोग बात करते हैं। तो टोटल 3 तरीके होते हैं कि अगर सपोज करो ये ऐसा हम लोग, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं। तो ये इस तरीके का सपोज करो कुछ दिया हुआ है, फिर एक ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरीके का, और एक आएगा कुछ ऐसा। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है मैंने, दिस इज़ नथिंग बट ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। जैसे हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जानते हैं, सेम उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्या है, वो
एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, ये लोग भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। अगर ये कट करेंगे तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फोर्स के दो डायरेक्शन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एमसीक्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। 4 डायग्राम इस तरह बना के दे देगा, पूछ लेगा कि भाई ये किस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन एक ही तरफ है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी एक ही तरह है। यहाँ पे ये कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज हर लाइन के बीच में जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है। तो जहाँ ज़्यादा है विड्थ यानी वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जोन है, जहाँ पे कम है, जैसे ये ज़्यादा क्लोज हैं लाइंस, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, करेक्ट ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जैसे सर्कल में दिखाई दे रहा है, तो दिस इज़ नथिंग बट ये क्या है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रैंडम डायरेक्शन में दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, जहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ओके, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इसका जैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सारी बातें कर रहे हैं। तो एक और एजम्पशंस यहाँ पे ऐसा है कि जब हम प्लस चार्ज लेते हैं तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो प्लस से लेके माइनस की तरफ होता है, ये ऐसा है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स इनटू होता है इस डायरेक्शन में। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला कंसेप्ट भी अप्लाई करते हैं। तो जिनको पता है सारी बातें इट्स गुड, जिनको नहीं पता है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ एक बार ज़रूर चेक करेंगे। तो वैसे सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार रीड करना है, और सेम टू सेम आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए भी मिलता है, तो यही चीज़ हम लोग वहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसकी बातें तो हमको प्रॉब्लम में ही थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, अभी जस्ट थोड़ा सा ब्रशअप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आ सकता है, तो वो आप याद रखेंगे, सो विल बी गुड फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं जो स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ से भी हमें ट्रिक समझ में आ जाता है। जैसे कि ये 2 चार्जेस हैं, ओ इज़ द पॉइंट, मतलब सेंटर पे है ये, और ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी व्हाट, 0 होता है, ठीक है। तो ये जितने भी सारे डायग्राम में जहाँ भी ओ तुम्हें दिखाई दे रहा है, सो पॉइंट ओ पे जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, सो दैट इज़ द 0। सारे में एक चीज़ और कॉमन देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये क्या हो गया, ये हेक्सागोन है, ये सर्कल है। वैसे भी हमको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, तो यहाँ भी वैसे 0 ही है, बिकॉज हर एक पार्ट के थ्रू अगर हम लोग फाइंड करने के लिए जाएंगे तो ओ पे 0 है। एंड दिस इज़ नथिंग बट ये सिंपल एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी है, ठीक है। तो ओ पे जो भी पॉइंट है यहाँ पे लगे, तो ये याद रख सकते हैं। अगर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम आते हैं तो हम डायरेक्ट इसके लिए 0 बता सकते हैं आंसर। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है जो एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से ऑप्शंस बन सकते हैं। यहाँ पे 2 चार्जेस है जो लाइन जॉइनिंग चार्जेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्जेस के बीच में इस तरीके के ग्राफ पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स चार्ज है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ग्राफ विल बी लाइक दैट। अगर ये Q इधर है और -4 Q इधर है, देन ग्राफ विल बी लाइक दैट। अगर ये -Q है, दोनों यहाँ पे दोनों प्लस था, यहाँ पे दोनों माइनस है, एक दूसरे का मिरर इमेज है ये, करेक्ट। तो इस तरीके का रहा तो इस तरीके से है। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, और स्टैंडर्ड जैसे इसके पहले हमने इमेजेस बताए थे, तो वो इस तरीके के रिजल्ट याद रखेंगे तो सीटी एग्ज़ाम में हमारा थोड़ा टाइम जो है वो सेव होगा। अदरवाइज़ ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने के हमारे पास एक ही रूल है, जैसे हम मैथ्स में सारे स्टैंडर्ड ग्राफ याद रखते हैं कि जो फंक्शन है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, ये ग्राफ सब उसी हिसाब से ड्रॉ किए गए हैं। तो जो बेसिक्स हैं वो याद रखना है, बाकी जो अच्छे आएंगे उसमें हम लोग फिर जैसे सोचना है वो प्रॉब्लम में हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे कि 2 चार्जेस हैं, अगर r डिस्टेंस पे हैं और उनके बीच में कोई पॉइंट अगर p है, तो d डिस्टेंस पे अगर वो पॉइंट p कहीं q1 से आता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। कहाँ पे, दोनों ही केस में। EP एक पॉइंट क्या है यहाँ पे इनसाइड बिटवीन द चार्जेस हमें दिखाई दे रहा है, और एक पॉइंट क्या है, दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, मतलब ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है d डिस्टेंस पे। तो इन दोनों ही केस में जो डिस्टेंस d है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वहाँ पे हम लोग d की वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट बस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब हमें CET में ऐसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाते हैं तो हम फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ करके काम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके का हम लोग ग्रेविटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन यही ऐसे ही
कंसेप्ट हमको पोटेंशियल भी फाइंड करने के लिए रहता है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो हम लोग इस तरीके के कंसेप्ट यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ रेडीमेड फार्मूले और दिखाई मिलते हैं, जैसे कि रिंग है, प्लेट है, जिसके आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इन सारे के कम से कम सभी लोगों को फार्मूला जो है वो याद रखना है, फिर हम उसको प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं वो रिंग और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे फार्मूला बता नहीं रहा हूँ, लिस्ट आउट नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं प्रॉब्लम में ही डायरेक्ट यूज़ करूँगा वहाँ पे। बाकी सारे लोग नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या करना है कि आप फॉर्मूला लिस्ट के साथ कम से कम बैठे। तो सभी लोगों का जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो कैसा होना चाहिए कि फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केवल वहीं पे आने वाला है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू और जो कि डिस्टेंस कितना है 2a पे हम रख देते हैं। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोल देते हैं। चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताते हैं, दैट इज़ व्हाट q इंटू 2l होता है। ठीक है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक ही कंसेप्ट समझना है, यहाँ भी हमको डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है, डायरेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पे हमको बेसिक कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, बेसिक कंसेप्ट यही अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने उसमें क्या बोला कि अगर ढेर सारे चार्जेस हैं उनके थ्रू फाइंड करो और ऐड कर दो। यहाँ पे कोई केवल दो ही चार्जेस है, दोनों चार्जेस के थ्रू फाइंड करो और ऐड कर दो। तो इसीलिए हम लोग को रेडीमेड फॉर्मूला मिला है, पोटेंशियल के लिए मिला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मिला है। यहाँ पे दो केसेस हैं, एक हम एक्सिस, जो कि ये डाइपोल का एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा वहाँ हमें फाइंड करना है। एक परपेंडिकुलर पॉइंट रहेगा जहाँ पे, जिसको हम इक्वेटर बोलेंगे, वहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दो केसेस यहाँ पे आते हैं। दूसरा इसमें एक चीज़ आता है टॉर्क का, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या होगा। तो अगर मैं किसी डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, फील्ड में आते ही इस पर फोर्स अप्लाई होगा। एक फोर्स इस साइड अप्लाई होगा, एक फोर्स क्या होगा, इस साइड अप्लाई होगा। ये इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, मतलब यहाँ पे ये एंगल थीटा पे है तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रोटेट होगा तो यहाँ पे टॉर्क डेवलप हो गया। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आता है PE sin थीटा, या फिर टॉर्क क्रॉस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं टॉर्क के लिए। तो फिर यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और जो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में टोटल 2-3 वीडियोस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 3 लेक्चर में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्ब फोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ। नेक्स्ट वाले में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे और एक और लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम लोग बात करेंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल की। तो कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। और इसी सेक्शन में हम लोग एक और बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट कैपेसिटर्स के लिए, दैट विल बी द लास्ट। तो कैपेसिटर का हम स्टैंड अलोन अलग से केवल बात करेंगे, बिकॉज वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मिलेगा, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि CET के जितने भी प्रॉब्लम हैं, ऑलमोस्ट कोशिश ये करेंगे कि जो स्टैंडर्ड है काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन सारों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है,